हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं। जितने स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ एक वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को पेपर देने से पहले जरूर देखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप लोग बहुत ज्यादा नंबर अपना फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, लिखा हुआ Fe2O3 Fe2O3 + 2Al। ठीक है, गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। अब यहां आपको बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो आपकी अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहां आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि यहां से Fe2 जो है ना, Fe2 यानी कि 2Fe अलग हो गया है, देख सकते हो यहां। ठीक है, उत्पाद में, और यहां Al2 के साथ O3 जुड़ गया है, यानी कि Al2 के साथ O3 जुड़ गया है। ठीक है, अब Al2 के साथ O3 जुड़ गया है यानी कि इसका विस्थापन हुआ है। ठीक है, O3 किसके साथ विस्थापित हुआ है? Al2 के साथ, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो विलयन अम्लीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपको पता है कि 0 से लेकर 7 तक जाता है और 7 से लेकर 14 तक जाता है, लेकिन जो 7 होता है वो उदासीन होता है। याद रखना, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से नीचे जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक यानी कि 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी है 7 से अधिक। तो अब आप लोग बताओ कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। देखो, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसलिए आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग यहां देखो, लिखा हुआ है पेयजल, जो पीने वाला जल है, ठीक है, को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाली जल में जीवाणु होते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी है CuCl2, ऑप्शन नंबर सी है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। तो अब आप लोग बताओ कि किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, तो यहां आपका जो राइट आंसर है वो है CaOCl2। ठीक है, याद रखना कि Ca के और Cl2 के बीच में आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती है या नहीं करती है। ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आप लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों को पता होगा। देखो, हाइड्रोजन यहां होता है, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे। जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो नीचे है हाइड्रोजन से खुद, तो वो कैसे विस्थापित करेंगे? ठीक है, तो इसमें से अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नीचे होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है Fe नहीं होता है, Zn जिंक भी नहीं होता है, ये सब काफी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। Cu एंड Mg भी नहीं होता है। तो आपका इसमें से होता कौन है? वो है कॉपर। कॉपर जो होता है ना वो हाइड्रोजन मतलब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। अब ये सब हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है, Fe, Zn, Mg, तो ये आराम से अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र, यहां आपको बताना कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें
ऑप्शन नंबर ए है 6 सह संयोजी आबंध है, ऑप्शन नंबर बी है 7 सह संयोजी आबंध है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 8 सह संयोजी आबंध है, ऑप्शन नंबर डी है 6 सह संयोजी आबंध है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो कार्बन और कार्बन के मध्य एक आबंध है और फिर हाइड्रोजन के 6 आबंध है। ठीक है, तो इसका मतलब एक यहां है और 6 कार्बन के हैं, तो आपका कितना हो गया 7। ठीक है, तो ये आपका 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें आपके 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ओके, अगला आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। अगर आपको IUPAC नेम लिखना नहीं आता तो आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिससे आप चुटकियों में IUPAC नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को केवल IUPAC नाम के बारे में बताऊंगा और आप बहुत आसानी से IUPAC का नामकरण कर सकते हो। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल है, अब एसिटिक अम्ल जो होता है ना उसमें 2 कार्बन होते हैं। अब 2 कार्बन है तो इसलिए एथ होगा, एथेन, और एथेन में ओइक जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं क्योंकि एसिटिक अम्ल खुद पूछा है। एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है। अब आप लोग दिमाग लगाओ ना, मेथेनोइक अम्ल होगा, क्यों? क्योंकि मेथेनोइक अम्ल में 1 कार्बन है, लेकिन हमारा एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन है। तो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, एथ कहा जाता है। अब एथेन में ओइक जोड़ दो यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये राइट आंसर है। और आप लोग याद रखना, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं इन सबको बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। मैं आपको अभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा सिलेबस सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग मेहनत करो बस। ऑप्शन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि एलआई यानी कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। एलआई जो है इन चारों में से किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है Na यानी कि सोडियम के साथ, ऑप्शन नंबर बी है K यानी कि पोटेशियम के साथ, ऑप्शन नंबर सी है Al एल्यूमिनियम के साथ, या फिर Mg मैग्नीशियम के साथ। तो Li जो है, Li विकर्ण संबंध इन चारों में से किससे दर्शाता है, किस में दर्शाता है, जल्दी से बताओ। तो वो दर्शाता है Mg के साथ। किसके साथ? Mg के साथ। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो जो स्वापोषी पोषण होते हैं उनके लिए इन चारों में से कौन सा आवश्यक है? देखो स्वापोषी पोषण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश तो बेहद ही आवश्यक है। तो अब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो स्वापोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए CO2 और तथा जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सब कुछ चाहिए। तो आपसे अतिलक उत्तरी में पूछ सकता है कि स्वापोषी पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तो आप लिख देना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये लिख देना, आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और अतिलक उत्तरी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जाइलम ऊतक क्या करता है? देखो आपकी 2 चीजें होती हैं। ठीक है, ऊतक आपकी 2 है। जैसे आपका जाइलम है, जाइलम तो मैंने अभी आपको बता दिया, ये तो आपको याद होगा। लेकिन अभी आपका जाइलम है, जाइलम। एक और आपका है वो है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। लेकिन जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है? ये दोनों ऊतक हैं। तो जाइलम जो करता है वो क्या चीज करता है? ऑप्शन नंबर ए है जल का वाहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का वाहन, ऑप्शन नंबर सी है भोजन का वाहन और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वाहन। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, भोजन के वाहन की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां आप लोग लिख दो चाहे अम्लों का वाहन या फिर अमीनो अम्लों का वाहन। ठीक है, देखो ऑप्शन चेंज कर दो, अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल का वाहन। यहां आपका एक बार भोजन का वाहन है। तो वैसे जो आपका पादप में जाइलम है वो जल का वाहन करता है। किसका? जल का। याद क्या रखना है कि जल का वाहन करता है, और कोई भी ऑप्शन हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वाहन करता है। फ्लोएम भोजन का। तो फ्लोएम अगर पूछे तो आप भोजन बता दें। देखो एफ से होता है फ्लोएम और एफ से होता है फूड। तो फूड का वाहन कौन करता है? फ्लोएम। जा से होता है जाइलम और जे से जाइलम और जे से जल भी होता है। ठीक है, जा और ला जल। ठीक है, बस हो गया।
आपको ट्रिक भी पता चल गया। तो ये है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि प्राग कोश में होते हैं, जो प्राग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वायदल, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडक एंड आपका परागकण। देखो, जब आप पुष्प को, जैसे आप गुड़हल का पुष्प तोड़ोगे तो आप लोगों को जो परागकोश होता है उसके अंदर देख लेना क्या होता है, उसके अंदर होता है परागकण। ठीक है, अब ट्रिक यही है कि प्राग से होता है परागकोश और पराग से होता है परागकण, तो वैसे आपको थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का कि परागकोश के अंदर परागकण होता है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी है डिंबवाहिनी। तो इसमें से जो आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो कौन सा है इन चारों में से। तो काफी आसान क्वेश्चन। देखो, अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है और गर्भाशय भी होता है। ठीक है, और यहाँ डिंबवाहिनी को अंडवाहिनी भी कहा जाता है, ये भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। देखो, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया तो वो आपको पता होगा किसने प्रस्तुत किया था, लेकिन जो मतलब मेंडल जी पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किए थे, लेकिन इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया था। कितने? 3 नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है स्वतंत्र अभिवन और ये प्रभाविता। पृथक्करण का नियम ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन ये नियम की परिभाषा और ये सारी चीजें पूछ सकता है, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, देख लेना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, बी है ह्यूगो डे व्रिज ने, सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, डी है हमारे पास रॉबर्ट हुक ने। तो पृथक्करण का नियम जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तुत किया था। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप 13 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। मतलब इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए है जल, जल का तो भाई लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है कांच, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। वैसे कांच का तो प्रयोग भाई किया जाता है, जल का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर मिट्टी का प्रयोग किया जाता तो वो पारदर्शी नहीं होता। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उसकी आप लोगों को क्षमता बताना है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है +0.02 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है -0.02 डायोप्टर। तो अब आप लोगों का इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखो, आप लोग समझना, जैसे आप लोगों का 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में है तो आप लोगों का क्या होता है, जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब 1/f, लेकिन अगर आपका सेंटीमीटर में है तो 100/f कर देना। f की वैल्यू आपकी इतनी है तो यहां आपका कट जाएगा और यहां +2 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है ना उत्तल लेंस में प्लस में होती है। तो यहां आपका +2 डायोप्टर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पर आप निशान लगा दो सही का। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन है 15 वाला कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अब आप लोग बता सकते हो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो परिवर्तन किया जाता है वो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। ठीक है, याद रखना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है तो वो है पक्षमाभि द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये सारा आप लर्न कर लेना, आज ही आप लोग नोट बनाओ, इसको याद करो, ठीक है, फिर आप लोग हमसे मिलना। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन द्वारा, बी है प्रोटॉन द्वारा, सी है न्यूट्रॉनों द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। देखो चालक में मतलब किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां देखो वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा है उसको उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, बी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है हमारा मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की इन चारों में से कौन सी युक्ति है? तो वो हमारे पास है जनित्र। कौन सा है? जनित्र है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया जो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIMP कह सकते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल आप याद ही कर लेना आज ही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चंस, या आप लोग पहले क्वेश्चन पर फोकस करो, पहले ही चैप्टर से है, सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि ये पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग याद कर लेना कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्या आपको पता है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे साफ क्यों किया जाता है? अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है। देखो जो आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, अब अगर आप मैग्नीशियम को किसमें? वायु में रखोगे, वायु, देखो वायु मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो यहां प्लस आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, तो इक्वल टू आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब आप मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में रखोगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो जल्दी जलता नहीं है, जब इसे जलाओगे तो यह जल्दी जलता नहीं है। तो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए हम दहन से पहले इसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ताकि ये आसानी से जलने लगे। देखो मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है या फिर रगड़कर साफ कर लिया जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग यहां देखो, लिखा हुआ है कि ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है। मतलब जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर या फिर दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखो जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है, लेकिन ये दही बन जाने पर क्या इसके पीएच मान में कमी होगी या वृद्धि होगी? क्या होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं आखिर होगा क्या। देखो ताजा दूध आपने मतलब पिया होगा तो उसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, ठीक है, लेकिन जब उसी दूध को दही बना दिया जाता है तो उसका स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, यानी कि उसमें अम्लीय प्रकृति आ जाती है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति आ जाती है। तो यहां को लिखना है कि ताजे दूध का पीएच मान तो 6 होता है, ये आपको पता चल गया, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी। देखो कमी इसलिए होगी क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान कम होता है, ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो 7 से कम होता है। तो जब खट्टा और ज्यादा हो जाएगा, जैसे खट्टा हो जाएगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है, तथा इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। अब ये खट्टा हो जाएगा तो इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताजा दूध मीठा होता है परंतु दही खट्टा होता है। देखो मीठा होगा तो उसका पीएच मान अधिक होगा, अगर खट्टा जितना ज्यादा है, जैसे नींबू बहुत ज्यादा खट्टा होता है तो उसका पीएच मान बहुत कम होता है, 2 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ऐसे में आप पूरा याद रखो जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन आप माइंड में रट लो, याद कर लो, समझ लो, ठीक है। अगला देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। जो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं उनके नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। तो आपका पहला है वो है सल्फाइड अयस्क, मतलब कॉपर के पहला जो अयस्क है वो है सल्फाइड अयस्क, दूसरा है ऑक्साइड अयस्क। लेकिन अब सल्फाइड अयस्क में आपका पाया जाता है कॉपर ग्लैंस Cu2S। देखो सल्फाइड अयस्क में S लगा होगा, ऑक्साइड अयस्क में O लगा होगा। O से ऑक्सीजन होता है, O से ऑक्साइड होता है, लेकिन S से सल्फाइड होता है।
वह कापर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, ठीक है। एंड ऑक्साइड में है केवल एक क्यूप्राइट, और क्यूप्राइट का सूत्र होता है Cu2O। क्या होता है? Cu2O, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझो कि योगात्मक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो योगात्मक अभिक्रिया होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे 1 + 1 2 हो गया, ठीक। मतलब दो चीजें मिलकर क्या बना दी? एक बना दिया। जैसे ए है, A + B, दो चीजें मिली लेकिन बना क्या? AB, एक बन गया। मतलब दो चीजें मिलकर एक चीज बना दिया, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पदार्थ बनाते हैं, तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। देखो जब योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है जो पदार्थ होते हैं आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करने पर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे आपका उदाहरण है आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब प्लस H2 है। अब ये दोनों लोग मिले, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2, ये दोनों लोग मिले और यहां उत्प्रेरक है Na और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करा गया, तो यहां आपका बना C, ठीक है, एंड H3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। जैसे आपका अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हो C2H6, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यह एथेन है। क्या है? एथेन। देखो ये आपका CnH2n एंड +2 पर अप्लाई हो रहा है ना। देखो यहां आपका C की वैल्यू 2 है और यानी कि 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। तो इसलिए आपका एथेन हो जाएगा। तो ये आपका उदाहरण मैंने बता दिया, समीकरण, और ये मैंने मतलब परिभाषा बता दिया। योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ जो होते हैं आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, यही हमारा योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा और सरल सा उदाहरण बताया है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। देखो दो नियम है, एक तो मंडलीव की आवर्त सारणी का और एक हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा चेंजेस है, एक अंक मतलब एक लाइन का छोटा सा चेंजेस, एक अक्षर का है। देखो आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्व जो होते हैं, तत्वों के भौतिक, जैसे तत्व जो होते हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आवर्त जो आधुनिक आवर्त के नियमानुसार तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन अब मेंडलीव जी के बारे में बताया जाए तो वो बताया था मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार बताया था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बस मेंडलीव जी ने परमाणु भार बताया था और आधुनिक आवर्त सारणी में वो क्या बताया गया? परमाणु क्रमांक, ठीक है। बस इतना चेंज है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। देखो बहुत सारे बच्चे श्वसन को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सटीक एक अच्छा सा उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। श्वसन को, तो श्वसन को आप कैसे परिभाषित करोगे? देखो श्वसन वह क्रिया है, जो श्वसन होती है वह क्रिया है जिसमें कोशिका जो होता है, कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक प्राय ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज जो है C6H12O6 में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ तब वो होता है ऑक्सीकरण। जैसे किसी के साथ जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो उसका मतलब ही होता है ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अब ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया। अब इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्रिया में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं में आपका विभुवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है, ठीक है। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं एग्जांपल के साथ, तुरंत याद हो जाएगा। देखो मैंने कहा कि ग्लूकोज C6H12O6 का मैंने ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा। अब यहाँ 6CO2 है, 6O2 है, इतना याद रखना। फिर यहाँ हमें मिलेगा 6CO2 मिलेगा प्लस 6H2O मिलेगा, ठीक है। याद रखना कि यहाँ हमारा पहले ग्लूकोज का फार्मूला लिखो, फिर आपको 6O2 लेना है, 6CO2 लेना है और 6 ही H2O लेना है। मतलब 3 बार आपको फर्स्ट बार 6 लेना है, सेकंड बार 6 लेना है, थर्ड बार 6 लेना है, ठीक है। और प्लस हमारा 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब आपका अगर ये ऊर्जा बाहर निकल रही है तो आप लोग कमेंट कर देना ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ठीक है। ये कमेंट कर देना क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, ये याद रखना, उत्सर्जित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 7 है।
लिखा हुआ है द्विखंडन तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब द्विखंडन तथा बहुखंडन की परिभाषा बताना है। द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में क्या जानते हो? नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब होता है दो, खंडन का मतलब होता है टूटना, यानी कि दो खंडों में टूटना, ये हो गया द्विखंडन। देखो मैं आपको मोटी मोटा समझा देता हूं। और बहुखंडन, बहु का मतलब होता है बहुत, खंडन मतलब होता है टूटना, यानी कि बहुत सारे खंडों में टूटना। अब आप लोग समझो कैसे, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। द्विखंडन हेडिंग डाल देना, लिख देना, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है या विभक्त होता है। मतलब इसमें एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, एक कोशिकीय जिसके अंदर एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो दो भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे आपका अमीबा, अमीबा एक ही अमीबा रहता है, इसका कोई आकार नहीं होता, और वो मतलब बीच से ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे बीच में से हो जाता है, फिर इसी से दो अमीबा बन जाते हैं, ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता, दो अमीबा बन जाते हैं, मतलब एक चीज से दो, और ये एक कोशिकी है, एक से दो में विभक्त हो गया, इसलिए मैंने इसका मतलब वो लिया है उदाहरण, ठीक है, समझ में आ गया। अब बहुखंडन समझ लो, इस विधि में एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अनेक भागों में विभक्त होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव है वो अनेक भागों, बहु मतलब होता है बहुत, खंडन मतलब टूटना, मतलब अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे प्रत्येक भाग चाहे 100 खंडों में विभक्त हुआ, लेकिन वो प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तो ये हमारा होता है बहुखंडन। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग कह सकते हो मलेरिया परजीवी या फिर प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया परजीवी या फिर प्लाज्मोडियम। सारा क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत किया है इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने सिलेक्ट किया है, और अभी से मैं आप लोगों को टॉपर बनाना चाहता हूं। आप लोग अभी से ऐसा पढ़ो कि टॉपर से भी अच्छा पढ़ो, ठीक है, हमसे तैयारी करो अच्छे से। अगला देखो 8 नंबर, लिंग सहलंगता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों का नाम बताइए। लिंग सहलंगता से संबंधित आपको बीमारी का नाम बताना है, ठीक है। आपका पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है वर्णांधता। ये आपका दो बीमारी है, एक है हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता। ये दोनों याद रखना। हीमोफीलिया का मतलब है कहीं आपके शरीर में कट जाए तो खून बहना बंद नहीं होता, और वर्णांधता का मतलब है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाना। ये होता है बीमारी, ठीक है, काफी खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। तो नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वही अपनी मतलब इसको वह कर देना, वह, ठीक है, वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, ठीक है, करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। फोकसित का मतलब होता है देख लेता है, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता, देखो नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब है आपकी आंख की क्षमता कितनी है, कितनी दूर तक आप देख सकते हो, कितनी नजदीक की वस्तुओं को देख सकते हो। तो नेत्र जो होता है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह, ठीक है, वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, वही हमारा नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए। देखो ओम का नियम आज आप लोग समझ लो। जैसे ये दो चीजों पर बात किए थे, एक तो हमारा है विभव, ठीक है, एक हमारा है विभवांतर, दूसरा है धारा, ठीक है, इन दोनों पर बात किए थे, विभवांतर और धारा पर। और तीसरा हमारा जो नियतांक निकल के आया था वो था मतलब प्रतिरोध। मतलब बात तो इन दोनों पर किए थे, लेकिन इन दोनों के अनुक्रमानुपाती से हमारा नियतांक निकल कर आया था, ठीक है, तो या स्थिरांक निकल कर आया था। तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं, जो भौतिक अवस्थाएं, जैसे भौतिक अवस्थाओं में कौन कौन सा आता है, जैसे हमारा है जैसे ताप है, दाब है, ठीक है, ये है, समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, जो ये धारा है, प्रवाहित होने वाली धारा, उनके सिरों के बीच, जैसे ये चालक है ये, अब इनके सिरों के बीच, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर, ये विभवांतर किस समानुपाती होता है। मतलब कहने का है कि ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब है विभवांतर समानुपाती धारा, V अनुक्रमानुपाती I। जब आप इस चिन्ह को हटाओगे तो यहां बराबर का चिन्ह लगाओगे, यहां स्थिरांक जुड़ जाएगा, यहां स्थिरांक हमारा R जुड़ गया, क्या जुड़ गया, R, ठीक है। अब R स्थिरांक जुड़ गया तो R हमारा V बराबर RI हो गया। अब यहां से R अगर आप निकालना चाहते हो तो R बराबर B/I, और R जो है चालक का प्रतिरोध है,
क्या है, चालक का प्रतिरोध। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक यहां देखो प्रतिरोध है, यानी कि V का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक पहले लिखो, और बटे धारा I का मात्रक, धारा का मात्रक। तो हमारा वो होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ये दोनों मिलाकर आपका ओम हो जाता है। तो आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और वोल्ट बटे एम्पियर भी होता है। तो ये है हमारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने 17 आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएंगे। पेपर देने से पहले आप जरूर देख लेना, जितने स्टूडेंट देखे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।